ओके, तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो देखिए कल हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था कि माइक्रोस्कोपी का हम यूज किस लिए करें। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारा पहले वाला लेक्चर भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो देखिए माइक्रोस्कोपी में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था कल कि माइक्रोस्कोपी बेसिकली होती किस चीज के लिए, हमारे माइक्रोस्कोपी कितने टाइप की होती और लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या था, और बहुत सारी माइक्रोस्कोपी हमने कल देख भी ली थी, जो कि हमने देखा था 3 हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, मैग्निफिकेशन, रिजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ज्यादा बेटर क्या होता है, सब ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैग्निफिकेशन से। वहीं जो हमारा आपका कॉन्ट्रास्ट है उसके बेस पे हमने बहुत सारी माइक्रोस्कोपी देखी थी, जिसमें आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी, ये सब था। ओके, तो आज हम उसको ही कंटिन्यू करके आज हम बात करेंगे अपनी कनफोकल माइक्रोस्कोपी की। तो कनफोकल माइक्रोस्कोपी को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल सेक्शनिंग क्या होता है। ऑप्टिकल सेक्शनिंग इन माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल सेक्शनिंग क्या चीज होती है माइक्रोस्कोपी में। ओके, तो देखिए क्या होता है, व्हाट इज एन ऑप्टिकल सेक्शन। तो देखिए क्या है, टेक्निक दैट रिमूव्स आउट ऑफ फोकस लाइट टू प्रोड्यूस शार्पर इमेजेस। ठीक, ऐसी टेक्निक जो क्या करे, जो आउट ऑफ फोकस लाइट है उनको क्या कर दे, उनको कट कर दे, ताकि हमें क्या मिल सके, शार्पर इमेज मिल सके। ओके, जैसे हमने कोई चीज देखनी है अंधेरे में, तो क्या है, बहुत मान लीजिए बहुत अंधेरा है, कहीं पे लाइट जल रही है, तो वो लाइट, सारी लाइट हमारी आईज तक आएगी, तो हमें जो इमेज होगी वो कैसी दिखेगी, ब्लर दिखने लगेगी। वहीं अगर सिर्फ मेरे ही, मान लीजिए मेरे ही पीछे से बस लाइट आ रही है, तो आपको मेरा जो बॉडी होगी वो क्या होगा, उसके आउटलाइन क्लियर दिखेंगे, है ना। तो वही हमारी ऑप्टिकल सेक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था हमारा फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी हमारी लाइट जा रही थी वो कैसी जा रही थी, सारी ही हमारे आई पीस लेंस पे जो भी लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो रही थी वो सारी ही लाइट हमारे आई पीस लेंस तक पहुंच रही थी। ठीक है, वहीं ऑप्टिकल सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी लाइट आती है तो एक फोकस की लाइट ही को हम क्या करते हैं, एक फोकस की लाइट को ही लेते हैं, और जो लाइट होती है जो आउट ऑफ फोकस होती है वो उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या रिमूव कर देते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेक्शन करना या ऑप्टिकल सेक्शनिंग करना। ओके, तो देखिए क्या है, अचीव्ड विदाउट फिजिकल सेक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। तो अब हमें इसके लिए टिश्यूज की फिजिकल सेक्शनिंग नहीं करनी पड़ती है, मतलब हमें टिश्यूज को डाइसेक्ट या कट नहीं करना पड़ेगा। हम अलग अलग क्या नाम फोकस लाइट को कट करके क्या कर सकते हैं, हम अपना 3D स्ट्रक्चर उसमें देख सकते हैं। उसके लिए अब हमें टिश्यूज की डाइसेक्शनिंग या टिश्यूज का फिजिकली सेक्शनिंग नहीं करनी पड़ेगी। ओके, क्या होता है, जैसे कोई लाइव टिश्यू हमें देखना है, या तो हमें अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या उसकी सिर्फ आउटलाइन देखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस टिश्यू के सेक्शनिंग करनी पड़ेगी, उसके सारे ऑर्गन्स और सबकी स्टडी करने के लिए। बट अब जब हम ऑप्टिकल सेक्शनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सारी माइक्रोस्कोपी बेस्ड किस पे है, जनरली वो कॉन्ट्रास्ट कैसे प्रोड्यूस करी, उसके बैकग्राउंड से जो बैकग्राउंड प्रेजेंट है और जो हमारा सैंपल प्रेजेंट है उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसी के बेस पे ही हमने ज्यादातर माइक्रोस्कोपी देखी है ना। हमारे डार्क फील्ड में भी यही था कि क्या था, हमारा ये रीजन डार्कर था। ओके, जो हमारा सैंपल था वो हमें स्टेनिंग से दिख जा रहा था। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या था कि ब्राइट फील्ड में हमने क्या देखा था कि जो हमारा बैकग्राउंड था उसमें क्या हो रहा था, सारी लाइट क्या हो जा रही थी, एब्जॉर्ब हो जा रही थी, और जो जितने में सैंपल प्रोड्यूस था, अगर जो लाइन स्कैटर हो रही थी वो हमें दिख रही थी और उसको ही हम क्या मान ले रहे थे, वो हमारा सैंपल था। तो एवरी माइक्रोस्कोपी इज जस्ट बेस्ड ऑन कि उनका फेस कॉन्ट्रास्ट, उसका कॉन्ट्रास्ट कैसा है, ठीक है, बैकग्राउंड का और सैंपल का। तो वही ऑप्टिकल सेक्शन करने का भी मेन रीजन क्या है कि हमें माइक्रोस्कोपी में क्या प्रोड्यूस करना होता है, कॉन्ट्रास्ट एक प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो हम अगर पूरा टिश्यू का वो देखना चाहते हैं, लाइव टिश्यू या
पूरा टिश्यू का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, उसकी सेक्शनिंग करके, उसको कट करके, डाइसेक्ट करके अलग अलग देखना पड़ता था। पर ऑप्टिकल सेक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको एक साथ भी देख सकते हैं। ठीक है, आइडियल फॉर इमेजिंग थिक फ्लोरोसेंटली लेबल्ड सैंपल, एग्जांपल एग्स, एम्ब्रियो और टिश्यूज। ओके, तो क्या होता है कि आइडियल फॉर इमेजिंग थिक, हम अगर कोई हमारा थिक टिश्यू भी है तो हम उसकी भी इमेजिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, या कोई फ्लोरोसेंटली लेवल्ड सैंपल है, जिस किसी भी सैंपल को हमने फ्लोरोसेंटली लेवल कर दिया है, जैसे हमारा एग हो गया, एम्ब्रियो, टिश्यू या सेल कोई भी, ठीक है, उसको फ्लोरोसेंटली लेवल करके भी हम ऑप्टिकल सेक्शनिंग के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल सेक्शनिंग तो हमने समझ लिया है क्या। अब यही ऑप्टिकल सेक्शनिंग हम किस में यूज करते हैं, अपने कनफोकल माइक्रोस्कोपी में। ओके, confocal microscopy is just advanced version of fluorescence microscopy. Okay, तो हम अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए क्या है, टेक्निक्स टू अचीव ऑप्टिकल सेक्शनिंग। अब कौन कौन से हम टेक्निक यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल सेक्शनिंग को अचीव करने के लिए। ठीक है, देखिए फेस कॉन्ट्रास्ट एक हमारी माइक्रोस्कोपी थी, हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, इसमें भी हम लोग फेस कॉन्ट्रास्ट में अलग अलग फेस पे लाइट को ले रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट किसका है, ऑप्टिकल सेक्शनिंग का ही पार्ट है। अब देखिए क्या होता है कि कौन कौन सी टेक्निक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल सेक्शनिंग का यूज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, कनफोकल माइक्रोस्कोपी मोस्ट वाइडली यूज्ड। ठीक, ऑप्टिकल सेक्शनिंग पे बेस्ड हमारी कनफोकल माइक्रोस्कोपी होती है, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड होती है। अगर ऑप्टिकल सेक्शनिंग की बात करें तो उस पे बेस्ड कौन सी माइक्रोस्कोपी, कनफोकल माइक्रोस्कोपी हमारे सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ओके, दूसरा हमारा हाई रेजोल्यूशन DIC मींस डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट ऑप्टिक्स, माइक्रो CT स्कैनिंग और ऑप्टिकल प्रोजेक्शन टोमोग्राफी, ये भी हमारे किस पे बेस्ड होती है, ऑप्टिकल सेक्शनिंग पे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बेस्ड होती हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में उतना नहीं है, कनफोकल माइक्रोस्कोपी को देख लीजिए। इम्पैक्ट क्या होता है उसका, रिवॉल्यूशनाइज्ड इमेजिंग ऑफ थिक बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। अब जो थिक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते थे उनकी हम जनरली स्टडी नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेक्शनिंग आने की वजह से इसमें हमने क्या किया कि हम लोग थिक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को भी इमेज इजीली करने लगे। ओके, क्योंकि जो थिक टिश्यूज या थिक सेल्स रहते थे तो उनसे क्या होता था कि जो लाइट है हमारी वो क्या है, जनरली ज्यादा पास नहीं हो पाती थी, जिस वजह से इमेज तो मिलती थी बट उतनी क्लियर नहीं मिलती थी। ओके, इनेबल्स क्लियर मोर डिटेल्ड विजुअलाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डायग्नोसिस। तो हमारे ऑप्टिकल सेक्शन की वजह से हमें ज्यादा क्लियर और मोस्ट डिटेल्ड विजुअलाइजेशन भी मिल गया। ओके, फॉर रिसर्च एंड डायग्नोसिस, रिसर्च और डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये चीज समझ में ऑप्टिकल सेक्शनिंग हम लोग कनफोकल और DIC वगैरह में यूज करते हैं। इसका मेन वर्क क्या है, इसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है थिक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, और रिजोल्यूशन भी हमारा इससे क्लियर हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं कनफोकल माइक्रोस्कोपी की। ठीक, तो हमने समझ लिया कि हमारा ऑप्टिकल सेक्शनिंग क्या होता है कि जो बहुत सारी लाइट की क्या होती है, लाइट हमारी जा रही होती है। देखिए ठीक है, ये क्या है, हमारा सैंपल है, यहाँ सैंपल पुट है, यहाँ पे लाइट का कोई सोर्स लगा है और यहाँ से क्या है, लाइट पास हो रही। ठीक, सैंपल के थ्रू। अब क्या होगा, यहाँ से बहुत सारी लाइट आगे जाके क्या आई पीस पे इमेज बनाएगी। तो ये सारी ही हमारी क्या होती है, यहाँ पे जाके हमें दिखती है। ओके, तो ये चीज ना हो, इसको ही करने के लिए हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेक्शनिंग कर दी, जिससे हम सिर्फ एक ही फोकस की लाइट देख सके। ठीक, एक ही फोकस की जब हम लाइट देखेंगे तो एक जगह का स्ट्रक्चर क्लियर पता चल जाएगा। ठीक, अब हमने इनको क्या कर देंगे, आओ
जो और लाइट आ रही है वो हमारी कट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो इन कन्फोकल माइक्रोस्कोपी वी डू ऑप्टिकल सेक्शनिंग एंड ज्वाइन द इमेजेस टू गेट फाइनल इमेज। तो क्या होता है कि जितनी भी हमने जैसे बताया आपको कि क्या किया कि जो लाइट थी एक फोकस पे जाके हमने पहले एक इमेज बना ली, दूसरे फोकस की जो लाइट थी उसकी इमेज बना ली, फिर तीसरे फोकस की लाइट की इमेज बना ली, और ऐसे कर करके हमने क्या बहुत सारी इमेजेस बना ली। अब इन इमेजेस को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमें क्या क्लियर 3D स्ट्रक्चर या हमें एक क्लियर इमेज उसकी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ये समझ में आई ये चीज। तो आगे क्या है हमारा, इन डिफरेंट फॉर्म फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एज वी पिन होल्स हियर टू गेट डिफरेंट इमेजेस। तो ये क्या होता है, तो इसका मीन्स है कि ये डिफरेंस कैसा, ये कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी हमारे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से कैसे डिफरेंट होती है, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एज वी यूज पिन होल्स हियर टू गेट डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें किस चीज का यूज करते हैं, पिन होल्स का, ठीक है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में भी सेम, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, सारी जो इमेजेस है वो हमारी कलेक्ट हो जाती हैं आके, सारी जो लाइट है। बट इसमें क्या होता है, हम पिन होल्स का यूज करते हैं। वही पिन होल्स क्या करती है कि जो सिर्फ एक फोकस की लाइट है उसको आने में हेल्प करती है। ऐसे यहाँ पे क्या लगे होते हैं, पिन होल्स लगे होते हैं, ओके। The principle of confocal microscopy is to reject out of focus light which using a pinhole aperture and a point by point laser scan to create high resolution 3D images, ठीक है। तो क्या है कन्फोकल माइक्रोस्कोपी का जनरल प्रिंसिपल क्या है, जो आउट ऑफ फोकस लाइट है उनको रिजेक्ट कर देना यूजिंग ए पिन होल अपर्चर, एक पिन होल अपर्चर को यूज करके, एंड ए पॉइंट बाय पॉइंट लेजर स्कैन टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन एंड 3D इमेजेस। तो इसमें हम क्या करते हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में, जो आउट ऑफ फोकस लाइट है उसको पिन होल के थ्रू रिमूव कर देते हैं, और फिर हम पॉइंट बाय पॉइंट लेजर स्कैन करके उन सारी इमेजेस को मिला के हमें क्या हाई रेजोल्यूटिंग और 3D इमेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी समझ में आया। ठीक, तो अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, ये देखिए यह है हमारा कन्फोकल माइक्रोस्कोपी का एक डायग्राम, ओके। इसमें हम जनरली जो लाइट का सोर्स है वो हमारा क्या यूज होता है, इसमें लेजर का यूज करते हैं जनरली, ओके। तो ये हमारा क्या है, लेजर स्कैनिंग कन्फोकल माइक्रोस्कोपी और जस्ट एक कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, एक बेसिक सा सेटअप है कन्फोकल माइक्रोस्कोपी जिसमें आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ ये हमारा इल्यूमिनेशन का सोर्स, जनरली ये लेजर लाइट, ठीक है। अब हमने यहाँ से इल्यूमिनेशन का कोई सोर्स दिया, अब ये हमारे क्या लगे हैं, यहाँ पे फिल्टर्स लगे हैं, ओके। ये हमारे क्या लगे, फिल्टर्स लगे, जो कि क्या है, लाइट को प्रॉपर फॉर्म में आगे पास होने के लिए क्या करेंगे, पास होने देंगे, ठीक। ये हमारे क्या लगे हैं, यहाँ पे फिल्टर्स लगे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये भी फिल्टर है, इसको बोलते हैं एक्साइटर फिल्टर, ओके। और ये हमारे क्या लगे हैं, डाइकोरेस, जिनसे क्या होगी, जो लाइट है उसका फोकस चेंज किया जाएगा, ओके।
ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे ये क्या है, ये स्कैन करने के लिए यहाँ पे स्कैनिंग के अपरेटस लगाया गया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि क्या है, यहाँ पे यहाँ से हमारी एक लाइट आ रही है, ये हमारी क्या है, ये हमारे सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, तो अब क्या किया जाएगा, ये जो लाइट है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होके स्कैनिंग से पास होके और ये एक लाइट यहाँ से भी आएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो ये हमारे डायकोरिज्म लगे हैं ये इसको अलग अलग उसमें मूव करवा देंगे। ठीक है, अब पिन होल के थ्रू जो और लाइट है वो क्या होंगी, कट आउट हो जाएंगे। जो सिर्फ एक जिस फोकस से हमें लाइट चाहिए वो क्या होंगी, सिर्फ वही उसी फोकस की लाइट की हम इमेज यहाँ पे अलग अलग इमेजेस कलेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक, तो ये हमारे डायकोरिज्म मिरर लगे और अब देखिए इसमें आपको समझ में ही आ रहा होगा, यहाँ से लाइट का सोर्स ये हमारा स्पेसिमेन और यहाँ पे भी लाइट का सोर्स। अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू यहाँ से सिर्फ कौन सी डायकोरिज्म मिरर्स का हम लोग यूज करेंगे और ये क्या करेंगे, सिर्फ उनको पास होने देंगे जो फोकस, इनके फोकस की लाइट है। ये हमारे क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे क्या है, पिन होल्स। ठीक है, एच हमारा क्या है, पिन होल्स। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे पिन होल्स लगे हुए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे हम अपना इमेज कलेक्ट कर लेंगे। अब ये सारी इमेजेस को क्या करेंगे, हम मिक्स करके एक प्रॉपर इमेज फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर इमेज जैसे आपको इसमें दिखाया भी गया है, ये अलग अलग उससे फोकस लाइट से क्या ली गई, इमेजेस ली गई। जैसे आपका K1 पहले ली गई, फिर अलग फोकस लाइट। अब देखिए ये वाला पूरा ब्लैक हो गया, बस इतने की ही क्या है, ये इमेज आई है। ठीक है, फिर K3 में हमने इस साइड की ली, K4 में इस साइड की ली। अब इसको मिक्स करके क्या बनाएंगे, पूरी एक इमेज का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यही है हमारी बेसिकली कनफोकल माइक्रोस्कोपी। ओके, ये क्या है हमारी कनफोकल माइक्रोस्कोपी। तो देख लीजिए, ये आपको एक कंप्यूटर 3D रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कनफोकल इमेज, 3D रिकंस्ट्रक्शन कनफोकल इमेज का दिया गया है। इसमें क्या किया गया, 16 सीरियल ऑप्टिकल सेक्शन, इसमें 16 सीरियल ऑप्टिकल सेक्शन क्रिएट किए गए, कलेक्टेड एट 0.3 माइक्रोमीटर intervals through a mitotic spindle of PTK1 cell stand with antitubercle and second rhodamine labeled antibody. ठीक है, using Z series macro program a preset number of frames can be summed. अब इन 16 जो सेक्शन है इनको क्या किया गया है, सम करके एंड द इमेजेस ट्रांसफर्ड इनटू फाइल ऑन ए हार्ड डिस्क। ठीक है, अब ये इमेजेस क्या करी जाएंगी, इनको सबको मिक्स करके एक हार्ड डिस्क पे भेज दिया जाएगा। द स्टेपर मोटर मूव्स द फाइन फोकस कंट्रोल ऑफ द माइक्रोस्कोप बाय प्रीसेट इंक्रीमेंट 3-dimensional reconstruction of data set producing using computer 3D reconstruction software। कंप्यूटर में जो 3D reconstruction सॉफ्टवेयर होते हैं उसने क्या किया, इन सारी इमेजेस को कलेक्ट करके सब सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू व्यू द डेटा सेट फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड एंगल और टू प्रोड्यूस मूवी ऑफ द स्ट्रक्चर्स रोटेटिंग इन 3D। अब ये सारे जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि इनको 3D में दिखाने के लिए हर एंगल से इसको क्या कर रहे हैं, एक समड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसके, माइटोटिक स्पिंडल को देखने के लिए ये इमेज बनाई गई थी। ओके, ये जनरली हमें कौन सा फेस शो कर रहा है, मेटा फेस। ठीक है, तो ये जनरली में क्या शो कर रहा है, मेटा फेस। तो क्या हुआ है इसमें, ये देखिए 16 कितना कितना प्रॉपर इसमें देखिए 3D स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है। यहाँ स्पेंडल फाइबर्स, यहाँ पे ये ओके। तो हमारी कनफोकल माइक्रोस्कोपी में इतना ही था कि कनफोकल माइक्रोस्कोपी में हम लोग पिन होल्स का यूज करके ऑप्टिकल सेक्शनिंग करके 3D इमेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब एक हमें है हमारा मल्टी फोटोन माइक्रोस्कोपी। क्या है,
मल्टी फोटोन माइक्रोस्कोपी। तो देखिए इसमें और उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये होता है सिमिलर कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के, बट कुछ इसमें मेजर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आपका ये क्या है, मल्टी फोटोन माइक्रोस्कोपी, उसके नाम में पता चल रहा होगा मल्टी फोटोन, ठीक है। इसमें जो फोटोन होंगे या जो लाइट्स होंगे वो क्या हम डिफरेंट तरीके की भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, पहले तो हम इसका प्रिंसिपल और ओरिजिन देख लेते हैं। इवॉल्व फ्रॉम कन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी, ठीक, ये कहाँ से इवॉल्व हुई है, कन्फोकल लेजर स्कैनिंग कन्फोकल माइक्रोस्कोपी या कन्फोकल लेजर स्कैनिंग क्यों, क्योंकि वहां पे हम इल्यूमिनेशन के लिए लेजर लाइट का यूज कर रहे थे, ओके। तो ये कहाँ से इवॉल्व हुई है, कन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी से ही इवॉल्व हुई है, ठीक। कहते हैं ना कि आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। तो जब चीजें क्या होता है कि अच्छी नहीं मिलती हैं तो लोग क्या करते हैं और रिसर्च करते जाते हैं और अच्छी चीजों का ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के बाद हमारा क्या है, मल्टी फोटोन माइक्रोस्कोपी। इसका प्रिंसिपल उस पर ही बेस्ड था, बट इसमें क्या था, यूज सेम स्कैनिंग सिस्टम एज LSCM। जैसा हम कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में सिस्टम यूज कर रहे थे वैसा ही इसमें भी यूज करते हैं, बट की डिफरेंस हमारा क्या होता है, यूजिंग हाई एनर्जी पल्स लेजर एंड मल्टीपल फोटोन एक्साइटेशन, ठीक। की डिफरेंस क्या है, उसमें हम जनरली क्या, जो हमारी लेजर थी वो क्या थी, हाई एनर्जी पल्स लेजर लाइट हम नहीं यूज कर रहे थे, अपनी नॉर्मल लेजर से ही क्या कर रहे थे, इल्यूमिनेशन कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाई एनर्जी की लेजर लाइट यूज करेंगे प्लस आपका मल्टीपल फोटोन एक्साइटेशन, ठीक। उसमें हमें मल्टीपल फोटोन देखने को नहीं मिल रहे थे, इसमें हम मल्टी फोटोन माइक्रोस्कोपी में मल्टी फोटोन्स एक्साइटेशन का यूज करके अपनी 3D स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, ओके। तो अब और नेक्स्ट क्या, फ्लोरोफोर एक्साइटेड ओनली एट द फोकल पॉइंट नॉट थ्रू आउट द सैंपल। तो अब उसमें हम देखिए पिन होल का यूज कर रहे थे, उसमें हमारे जो फ्लोरोफोर्स थे या जो हमारी लाइट थी वो सारी क्या कर रही थी, इधर उधर जा रही थी। फिर पिन होल्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, उसके फोकल लेंथ को, उसके फोकस वाली लाइट को सिर्फ इमेज क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे थे और सबको कट आउट कर दे रहे थे। वहीं यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरोफोर एक्साइटेड ओनली एट द फोकल पॉइंट नॉट थ्रू आउट द सैंपल। इसमें जो फ्लोरोफोर्स होते हैं वो पूरे सैंपल में एक्साइटेड नहीं होते, सिर्फ कहाँ पे, जहाँ पे फोकल पॉइंट होता है बस वहां पे ही ये एक्साइटेड होते हैं, ओके। देख लीजिए इसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशन क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है, रेड लाइट लॉन्गर वेवलेंथ यूज, हम जैसे इसमें लिखा था मल्टीपल फोटॉन्स का यूज कर सकते हैं। लेजर लाइट, हाई एनर्जी की लेजर लाइट प्लस रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ यूज करते हैं। अलाउ डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन, कॉज लेस फोटो डैमेज टू लिविंग सेल्स। इसमें हम लोग रेड लाइट का यूज करते हैं अपने मल्टी फोटोन माइक्रोस्कोपी में। तो क्या होता है, इसमें जो रेड लाइट होती है वो क्या करती है, टिश्यूज तक डीपर, अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो लाइट है वो क्या हो, उसके थ्रू पूरे अंदर तक पास हो, है ना। अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पता करना है तो ये रेड लाइट हमें किस में हेल्प करती है, वो टिश्यू में डीपर पेनिट्रेशन करके अच्छा सा इंटरनल आपका स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ओके। उसके बाद आपका क्या है, कॉज लेस फोटो डैमेज टू लिविंग सेल। और रेड लाइट होने की वजह से क्या होता है कि जो लिविंग सेल्स, अगर हम किसी लिविंग सेल की क्या करें, माइक्रोस्कोपी करें, तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो रेडिएशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं या जो हम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन का सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे लिविंग सेल्स को डैमेज ना करे, ओके। तो इस जो रेड लाइट को यूज करने की वजह से उसमें फोटो डैमेज होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। तो ये क्या है, हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं मल्टी फोटोन माइक्रोस्कोपी के, ओके। ऑप्टिकल सेक्शनिंग अकर नेचुरली एट फोकस, नो पिन होल नीडेड। अब इसमें हमें कोई भी पिन होल की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी ऑप्टिकल सेक्शनिंग कहाँ हो जाती है, फोकस पे नेचुरली अपने आप ही हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम हाई पल्स लेजर लाइट यूज कर रहे हैं प्लस मल्टीपल फोटोन एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे फ्लोरोफोर्स हैं वो
सिर्फ फोकल पॉइंट पे ही एक्साइटेड होते हैं, पूरे सैंपल में एक्साइटेड, पूरे सैंपल से हमारे फ्लोरोफोर एक्साइटेड नहीं होते, जो सिर्फ फोकल पॉइंट के जिससे हमने सेट किया है वही बस फ्लोरोफोर से, वही सिर्फ लाइट हमारी लेजर लाइट उतनी ही फोकस पॉइंट की क्या होती है वहां से पास होती है। तो क्या होता है कि यहाँ हमें पिन होल्स की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे सैंपल के पास ही क्या हो जाता है अपने नेचुरली फोकस पे हमारी ऑप्टिकल सेक्शनिंग हो जाती है। नो पिन होल्स नीडेड, और हमें कोई पिन होल की जरूरत नहीं होती है। ओके अब क्या रिड्यूसेस फोटो ब्लीचिंग एंड फोटो टॉक्सिसिटी, तो वही सेम चीज कि फोटो डैमेज लिविंग सेल्स को तो नहीं हो जा रहा है लाइट या लेजर लाइट की वजह से, प्लस फोटो ब्लीचिंग और फोटो टॉक्सिसिटी मीन्स उससे कोई म्यूटेशन आ जा रहा हो लिविंग सेल में, हमें डेटा कुछ और चाहिए, हमें माइक्रोस्कोप में दिख कुछ और रहा है, किस क्यों दिख रहा है, क्योंकि लिविंग सेल इतना कैपेबल नहीं है कि वो उसको झेल पाए। तो जो फोटो ब्लीचिंग या फोटो टॉक्सिसिटी है इनको भी रिड्यूस करने का काम करता है हमारा कौन सा माइक्रोस्कोपी, मल्टी फोटोन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इसको एमपीएम भी बोलते हैं। ओके अब हमारे इसके एप्लीकेशंस क्या है, आइडियल फॉर इमेजिंग लाइव फ्लोरोसेंटली लेबल्ड सेल्स, तो लाइव सेल्स को हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं और फ्लोरोसेंटली लेबल्ड सेल को भी देख सकते हैं, प्लस हमारा इसमें आपके लिविंग सेल्स को डैमेज होने के चांसेस भी कम रहते हैं और आपको पिन होल्स की जरूरत भी नहीं करनी पड़ती। ऑप्टिकल सेक्शनिंग अपने आप ही कहाँ पे हो जाती है, नेचुरली एट फोकस पे होती है। ओके ठीक, यूज्ड फॉर डीप इमेजिंग इन थिक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, अब ये किसके लिए यूज किया जाता है, डीप इमेजिंग। ठीक, अगर कोई भी थिक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है ना, जैसे हम लोग कन्फोकल में भी हमने पढ़ा कि थिक है, बट कन्फोकल भी से भी अच्छा रिजोल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा, मल्टीफोटोन माइक्रोस्कोपी। अगर हमारा कोई थिक टिश्यू है तो ये क्या करेगा, उसमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हमें पता लगाना, तो जो हम रेड लाइट का यूज करते हैं वो अच्छे से इसमें पेनिट्रेशन करके हमें हाईली रिजॉल्व्ड इमेज प्रोवाइड करेगी। ओके इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है, किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। ओके तो ये समझ में आ गया मल्टीफोटोन माइक्रोस्कोपी क्या था। तो मल्टीफोटोन माइक्रोस्कोपी हमारी कन्फोकल माइक्रोस्कोपी का ही एक एडवांस वर्जन है। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में वी आर नॉट यूजिंग रेड लाइट एंड वी हैव टू यूज पिन होल एंड ईटीसी, तो इसमें लेकिन हमें क्या है, पिन होल्स की यूज भी नहीं करना पड़ता है, प्लस आपका अगर कोई थिक टिश्यू और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के हमें 3D इमेज चाहिए तो हमें वो मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं। और आपका इसमें हम लेजर लाइट भी कैसे यूज करते हैं, हाई एनर्जी पल्स लेजर लाइट का यूज करते हैं, प्लस लिविंग सेल्स में डैमेज होने के चांसेस भी क्या होते हैं, हमारे कम होते हैं इसके थ्रू। ओके तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमारे TLS ऑनलाइन में आपका गेट बायोटेक्नोलॉजी का एक बैच चल रहा है जो कि अभी आपको 50% ऑफ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट का एग्जाम आपको पता है आने वाला है, तो अभी आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ओके तो अगर आप प्रिपरेशन उसकी करना चाहते हैं तो ये आपको 50% ऑफ में 4000 में विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप इसको अभी अवेल करेंगे तो अभी से लेके आपको 6 मंथ तक ये बैच आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और रियल प्राइजेस के 7,999 है, बट अभी ऑफर में आपको 4000 में ये मिल जाएगा। इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसमें आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोप्रोसेसिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, टेक्निक्स, मैथ और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की
स्टडी करवाई जाएगी, प्लस आपका इसमें इस मिनिमल अमाउंट में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी। 4+ आवर लाइव ऑडियो विजुअल क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्लस 16+ आवर ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आप उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यूनिट थ्रू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस भी इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, अगर और कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर 9919149001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी साइट www.triambak.org पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके, इस ऑफर को अवेल करने के लिए। अब हमारा एक टर्म आता है डीकन्वोल्यूशन इन माइक्रोस्कोपी। डीकन्वोल्यूशन क्या होता है माइक्रोस्कोपी में? डीकन्वोल्यूशन मींस क्या होता है माइक्रोस्कोपी में? ओके, तो देखिए क्या है, पर्पस क्या होता है डीकन्वोल्यूशन का? रिमूव आउट ऑफ फोकस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल इमेजेस टू क्रिएट ऑप्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, है ना? कैसे पिन होल्स हमने लगा दिए, बट पिन होल्स से भी अगर इमेजेस पास हो गई तो ऐसा लेकिन नहीं होता। इनको हम क्या कहते हैं? डीकन्वोल्यूशन इन माइक्रोस्कोप। इसका पर्पस क्या होता है? जो भी आउट ऑफ फोकस इंफॉर्मेशन होगी डिजिटल इमेजिंग से, उसको ये क्या करेगी? डीकन्वोल्यूशन के थ्रू रिमूव कर देगा। ओके, ठीक है, तो डीकन्वोल्यूशन माइक्रोस्कोपी में क्या होगा कि ये आउट ऑफ फोकस इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देगा फ्रॉम डिजिटल इमेजेस। अब इसके टाइप ऑफ एल्गोरिथम हम डीकन्वोल्यूशन किस टाइप से करवा सकते हैं? डीप ब्लरिंग और रीस्टोरेशन से। ये आपकी दो प्रोसेसेस होते हैं। इसको आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसके बस नाम ही सफिशिएंट होंगे स्टडी करने के लिए। ओके, तो डीकन्वोल्यूशन हम कैसे कर जाते हैं? डीप ब्लरिंग और रीस्टोरेशन से। डीप ब्लरिंग और रीस्टोरेशन, ये हमारी दो प्रोसेस होती है। परफॉर्मेंस अर्लियर मेथड वर स्लो, टुक आवर्स पर इमेज। तो क्या होता है कि जब हम ऑप्टिकल सेक्शन कर लिया हमने, ठीक, अब हमें क्या करना है? सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको 3D इमेज बनानी है। तो पहले क्या होता था, ये एक इमेज बनाने के लिए क्या होते थे? टुक आवर्स, घंटों लग जाते थे हमें सिर्फ एक इमेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बट मॉडर्न सिस्टम्स आर मच फास्टर ड्यू टू बेटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ऐसी टेक्निक्स आ गई जैसे हमारा डीकन्वोल्यूशन, तो ये क्या करते हैं? ये हमारा आपको मॉडर्न सिस्टम आर मच फास्टर। अब ये हमें इमेजेस बहुत जल्दी दे। अब हमें कोई अपना सैंपल का डेटा कलेक्ट करना है, अब एक इमेज बनाने में ही बहुत, अर्लियर प्रोसेस में क्या होता था, एक इमेज बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जा रहा है। बट अब जो प्रोसेस हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपनी इमेज का क्रिएशन जल्दी कर सकते हैं। ओके, हमने सेटअप कर लिया, इमेजेस क्रिएट कर ली बहुत, अभी उसमें 16 दिखाई गई थी। अगर हमारा कोई बड़ा स्ट्रक्चर होगा, कुछ होगा, तो हमें और भी ऑप्टिकल सेक्शन क्रिएट करके उनकी हमें एक 3D इमेज फॉर्म करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या हो, उसको फास्टर करने के लिए बेटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज होने लगे। तो यही पर्पस होता है डीकन्वोल्यूशन का, कि जब डिजिटल इमेजिंग की जाती है तो उसमें अगर कोई आउट ऑफ फोकस इंफॉर्मेशन आ भी गई तो उसको क्या ये करता है? रिमूव कर देता है। ओके, ये क्या करता है? रिमूव कर देता है। अगर कोई हमें मेरी आउट ऑफ फोकस डिटेल अगर डिजिटल इमेजिंग में मिल जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए हमने कौन कौन से, कल हमने बहुत माइक्रोस्कोपीज पढ़ी थी कॉन्ट्रास्ट के बेस पे, है ना? कॉन्ट्रास्ट के बेस पे माइक्रोस्कोपी पढ़ी थी। आज हमने मल्टीपल फोटोन और लेजर स्कैनिंग की भी माइक्रोस्कोपी पढ़ी। तो देख लीजिए ये आपका कंपैरिजन किया गया है वाइड फील्ड लेजर स्कैनिंग और मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोपी के बीच में। ठीक है, तो देखिए वाइड फील्ड में क्या हो रहा है? इल्यूमिनेशन इन a wide field, a confocal and a multi-photon microscopy। ये वाइड फील्ड, कन्फोकल और मल्टीफोटोन माइक्रोस्कोपी के बीच में इल्यूमिनेशन की प्रोसेस दिखाई गई। द डायग्राम शोज ए सिस्टमैटिक
ऑफ ए साइड व्यू ऑफ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड सेल, कोई हमारे पास फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एक सेल है जो जिसको हमने फ्लोरोसेंटली क्या कर रखा है, लेबल कर रखा है और कवर स्लिप पे उसको हमने पुट किया। द शेडेड ग्रीन एरिया इन ईच सेल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ फ्लोरोसेंट एक्साइटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स इन द सेल। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कोई हमारे पास फ्लोरोसेंस यहाँ पे कोई सैंपल हमने रखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या किया गया है कि डिफरेंट माइक्रोस्कोप से हमें दिखाया गया है कि उसमें जो शेडेड ग्रीन एरिया है वो हमें क्या दिखा रहे हैं कि कितना फ्लोरोसेंट हमारा एक्साइटेशन हो रहा है फ्लोरोसेंट का डिफरेंट माइक्रोस्कोपीज में। ओके, कन्वेंशनल इपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इल्यूमिनेट थ्रू आउट द सेल। जो कन्वेंशनल इपी माइक्रोस्कोपी यूज हम कर रहे थे, इपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी हमारा वो क्या कर रहा है, इल्यूमिनेट कर दे रहा है थ्रू पूरे सेल को। ठीक है, देख जैसे हमारे यहाँ पे कोई सैंपल पुट है, अब कितनी वहां से बहुत सारी लाइट यहाँ से क्या हो रही है, फ्लोरोसेंस यहाँ से बहुत सारी एक्साइटेशन हो रहा है उसका। ठीक है, इन द LSCM कन्फोकल माइक्रोस्कोपी मींस इल्यूमिनेशन इज थ्रू आउट द सेल। इल्यूमिनेशन तो इसमें पूरे सेल में हो रहा है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें ऑप्टिकल सेक्शन बनाने होते हैं, हमें एक एक पार्ट का हमें उसका वो कलेक्ट करना होता है ना। तो जैसे कि अभी आपने ये स्ट्रक्चर देखा था, इसमें ये देखिए हमें क्या करना होता है, हमें एक एक साइड का ऐसे कलेक्ट करना होता है ना। तो इसमें क्या होता है हमारा वाइट फील्ड या इपीफ्लोरोसेंस में क्या होता है, जो हमारा सैंपल यहाँ पे रहेगा वो सैंपल पूरा ही फ्लोरोसेंस उसमें होगा और पूरे फ्लोरोसेंस से हम क्या बनाएंगे, इमेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, वही लेजर स्कैनिंग में क्या है, सैंपल तो हमारा पूरा इल्यूमिनेट होगा, बट आगे जाके जो हम पिन होल्स यूज करेंगे उन पिन होल के थ्रू क्या हो जाएगा, हमें एक फोकस लाइट मिल जाएगी। बट इसमें भी कभी कभी एरर आ सकता है, जिसके लिए हम लोग डीकन्वोल्यूशन का भी यूज करते हैं। बट जो हमारी मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोपी है उसमें क्या होगा, in the multiple photon microscopy excitation only occur at the point of focus। अब इसमें जो भी सैंपल का पॉइंट ऑफ फोकस हमें जहाँ जिसकी इमेज चाहिए, इसमें पिन होल्स की जरूरत नहीं, जिसकी इमेज चाहिए सीधे वहां उस वही सिर्फ उतनी जगह के क्या होगी, लाइट एक्साइटेशन होगा। ठीक है, वेयर द लाइट फ्लक्स इज हाई इनफ। और उससे क्या होगा कि जब हम एक ही जगह पे उतनी अमाउंट की लाइट सिर्फ एक जगह को ही एक जगह के लिए ही फोकस्ड है, तो क्या होगा, वहां की हमें इमेज और क्लियर मिलेगी। ठीक है, इसमें भी हम सेम लाइट प्रोवाइड करें, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, बट ये क्या कर रहा है, वो उसमें फैल जा रही, पूरे में हमें क्या हो रहा है, पूरे सैंपल का इमेज मिलेगा। इसमें भी फैल रही, बट ये जो पिन होल्स है उनको क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्टिकल सेक्शनिंग करके हमें इमेज दे रहे हैं। और मल्टीपल फोटोन में क्या होगा कि वो पूरी लाइट सिर्फ हमारे उसी एरिया के लिए यूज होगी जिसका हमें इमेज क्रिएट करना है। ऐसे हम अलग अलग इमेज क्रिएट करके डिजिटली इमेजिंग करके 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्या है, इपीफ्लोरोसेंस, जो कि हमारा कन्वेंशनल मेथड है। ये आपका कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, और ये आपका क्या है, मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये डिफरेंस समझ में आपको अब आ गया होगा इस डायग्राम से। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी की तरफ। हमारी नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोपी। ठीक, क्या है, टोटल इंटरनल। इसका कन्फोकल माइक्रोस्कोपी या मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोपी पे एज सच कोई रिलेशन नहीं है, ये एक अलग माइक्रोस्कोपी जिसको हमने क्या बोला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, उसके नाम से ही पता चल रहा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। एक क्या होता है कि जब दो फेजेस होते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे कोई और फेज है, मान लीजिए ये हमारी एयर है, यहाँ पे हमारा वाटर है, अलग अलग मीडियम है। ठीक है, जब हमारा अलग अलग मीडियम होता है तो क्या होता है कि ये हमारी लाइट क्या होती है, यहाँ से रिफ्रैक्शन, उसका रिफ्रैक्शन होने लगता है ना। बट इफ और बट हमारा क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि जो लाइट यहाँ से पास हो रही है वो पूरी उसी मीडियम में वापस आ जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये हमारा कब होता है, जब इंसिडेंट एंगल जो होता है वो हमारे क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। ठीक है,
तब क्या हो जाता है, टोटल लाइट हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में। तो उसी कुछ प्रिंसिपल पे ये हमारी माइक्रोस्कोपी बेस्ड है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी। तो अब इसमें क्या है, देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग सिंगल मॉलिक्यूल। अब ये जनरली यूज किसके लिए किया जाता है, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल के डिटेक्शन को करने के लिए इस माइक्रोस्कोपी का हम यूज करते हैं। किसके लिए, सिंगल मॉलिक्यूल के डिटेक्शन के लिए। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, यूजिंग एन एवानिसेंट वेव जनरेटेड एट द इंटरफ्रेंस बिटवीन का ग्लास कवर स्लिप और सैंपल मीडियम। अब इसमें हम किसका यूज करते हैं, इवेनिसेंट वेव। इवेनिसेंट वेव मीन्स होता है न्यू, ठीक है। जब हमारी लाइट पास करती है, ये हमारा मान लीजिए कवर, ये हमारा सैंपल, यहाँ पे ग्लास स्लाइड है, इसके ऊपर सैंपल है और यहाँ पे हमने इसके ऊपर कवर स्लिप को रखा है, ठीक है। अब जो लाइट यहाँ से इस सैंपल में पास करेगी, ठीक है, तो क्या होता है कि इवेनिसेंट मीन्स बहुत थोड़े से टाइम के लिए कुछ वेव्स यहाँ पे क्या होती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक, कुछ ही टाइम के लिए वो होती हैं। और जैसे ही वो कवर स्लिप और हमारे सैंपल के बीच में रिफ्लेक्ट होती हैं, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको उसकी इमेजिंग करते हैं उस सैंपल की, ठीक है। पेनिट्रेशन डेप्थ अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर, और इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ कितनी होती है, कितने टिश्यूज तक के थिकनेस तक ये अंदर जा सकती है, अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर, ओके। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी में हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, इवेनिसेंट वेव्स का, प्लस आपका पूरा जो हमारी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका भी, ठीक है। इवेनिसेंट वेव्स मींस क्या, जैसे हमने अभी आपको बताया, अब इवेनिसेंट वेव्स और अच्छे से समझ लिए। जैसे क्या होता है, ये कुछ टाइम के लिए ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये वेव्स क्या होती है, कुछ टाइम के लिए ही प्रोड्यूस होती हैं, ठीक। ये आगे प्रोपोगेट नहीं करती हैं, ठीक। ये जैसे हमारी लाइट होती है ना, आगे आगे प्रोपोगेट करती जाती है। हमने यहाँ से अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम कोई माइक्रोस्कोपी कर रहे थे, वो हमारा यहाँ से जा रहा था, फिर हमारा ऊपर आई पीस था, तब हम आई पीस से देख रहे थे उन लाइट्स को और उसकी इमेजिंग कर रहे थे। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये जो वेव होती है, ये क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए प्रोड्यूस होती है, ओके। थोड़े टाइम के लिए प्रोड्यूस होना मीन्स ये प्रोपोगेट आगे नहीं करती है। आगे इवेनिसेंट वेव्स क्या होती है, ये आगे प्रोपोगेट नहीं करती। जैसे हमारी यहाँ से कोई गई और ये यहीं पे वापस आ गई, यहाँ से गई यहीं पे वापस आ गई, ये क्या है, ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है ना। तो ये आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाती हैं ये वेव्स, और क्या होती है, वहीं पे स्टार्ट होके थोड़ी दो मटेरियल्स के बीच, उतने ही दो मटेरियल्स के बीच में ही ये रह जाती हैं। उन वेव्स का यूज करके हम इसमें इमेजिंग करते हैं, ठीक है। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, इवेनिसेंट वेव्स का यूज करते हैं, जो कि किसके बीच में प्रोड्यूस होती है, हमारी कवर स्लिप और सैंपल के बीच में। अब ये वेव्स कैसी होती है, ये नॉन प्रोपोगेट होते हैं। ये नॉन प्रोपोगेट मीन्स आगे प्रोपोगेशन ना करके ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वहां पे वापस हो जाती है सैंपल से टकरा के, ठीक है। अब क्या है कि एडवांटेजेस, हाईली लोकलाइज्ड एक्साइटेशन, मिनिमल बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि हाईली लोकलाइज्ड एक्साइटेशन, तुरंत से हम इसमें क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, तो इसलिए जो बैकग्राउंड मीन्स इसमें कोई और हमें ज्यादा बैकग्राउंड की इमेजेस नहीं, जैसा हम अपनी वो वाली इमेज नॉर्मल जो माइक्रोस्कोपी कर रहे थे, वो लाइट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही थी, तो उसमें हमें और भी बैकग्राउंड क्या है देखने को मिल रहा था। बट ये बस इतना ही ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा बैकग्राउंड देखने नहीं दिखता है, ठीक है। तो हमारी जो इमेज होती है वो क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ग्रेटर जेड रेजोल्यूशन दैट देन कनफोकल माइक्रोस्कोपी, कनफोकल माइक्रोस्कोपी से इसका जेड रेजोल्यूशन क्या होता है, बेटर होता है, ओके। ये समझ में आया।
ठीक, आइडियल फॉर मेम्ब्रेन लेवल इमेजिंग। और ये किसके लिए आइडियल होती है? मेम्ब्रेन, अगर क्योंकि उसकी जो, लेकिन इसकी जो एक वो है डिमेरिट बोले तो इसके पेनिट्रिएशन जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है। तो ये अगर हमें मेम्ब्रेन लेवल की कोई इमेजिंग करनी होगी तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेटर जेड रिजोल्यूशन को समझ लीजिए। जेड रिजोल्यूशन मीन्स होता है कि जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे ना अपने कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में, ठीक है, अब ऑप्टिकल जो सेक्शनिंग हम करते हैं इस उससे हमें क्या जो इमेज मिलती है उनका जो रिजोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? जेड रिजोल्यूशन। ठीक है, जो हमें रिजोल्यूशन कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में मिलता है उससे ज्यादा ग्रेटर रिजोल्यूशन हमें किस में मिलता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, पर ये हम किसके लिए, अगर हमें मेम्ब्रेन लेवल की कोई स्टडीज करनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो वो होगा हमारा रिजोल्यूशन वो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी से अच्छा मिलेगा। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? ट्रैकिंग सिंगल मॉलिक्यूल डायनेमिक्स। अगर हमें सिंगल मॉलिक्यूल की कोई डायनेमिक्स, सिंगल मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स। ठीक है, कोई सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें यहाँ पे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है ना, उन प्रोटीन्स की अगर हमें स्टडी करनी है तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। लाइव सेल इमेजिंग एट सेल सरफेसेस। अगर लाइव सेल इमेज की इमेजिंग करनी है तो हम सिर्फ उसके सरफेसेस तक के, क्योंकि इसकी पेनिट्रिएशन जो पावर है वो क्या है? कम है ना। तो इसके जो सेल की सरफेस या मेम्ब्रेन की सरफेस पे जो इमेजिंग हमें करनी होगी हायर रेजोल्यूशन में, तब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर हमें मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स की भी स्टडी करनी है तो क्योंकि जो इसकी वेव्स है वो पूरा ऊपर तक मूव नहीं कर पा रही है। जो लाइट है हमारी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सैंपल और कवर स्लिप के बीच में थोड़ी दूर पे प्रोपोगेट कर रही है, तो इस वजह से हम उससे इमेजिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी सिंगल मॉलिक्यूल की डायनामिक और आपका मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं। और इसमें एक खासियत क्या होती है कि हमें बैकग्राउंड ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, इससे हमें हमारी जो इमेज होती है वो क्लियर, इमेज का क्लियर फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये आपका देखिए क्या है, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी। ये आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी का डायग्राम दिखाया गया। 100 नैनोमीटर थिक रीजन ऑफ एक्साइटेशन इज प्रोड्यूस्ड एट द ग्लास वाटर इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मतलब थोड़ा वाटर वाला रीजन है और ये हमारा यहाँ पे क्या है, ग्लास। ठीक है, when illumination conditions are right for internal reflection, in this example only those vesicles and microtubules within the evanescent field will contribute to the fluorescence image at 100 nanometer Z resolution। अब इसमें हम सिर्फ उन्हीं की माइक्रोट्यूब्यूल्स और उन्हीं वेसिकल्स को देख सकते हैं जो हमारे कितने 100 नैनोमीटर की रेंज में आ रहे होंगे, है ना। देखिए ये क्या है, ये हमारा ग्लास की एक सरफेस है, मान लीजिए कवर स्लिप है कोई, और हमारा एक सैंपल यहाँ पे पुट है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वेसिकल एंड माइक्रोट्यूब्यूल इनसाइड एवेनेसेंट फील्ड। तो क्या हुआ, यहाँ से हमारी ये लाइट क्या गई, लाइट पास हुई। ठीक, अब यहाँ से ग्लास के थ्रू मीन्स जो लाइट सोर्स होता है वो हम नीचे से प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, हमारी सैंपल रखा है स्लाइड पे और उसके ऊपर कवर स्लिप है तो वो ग्लास का है। तो क्या हुआ, उस ग्लास से देखिए, उस ग्लास से जैसे ही हमारी लाइट पास हुई तो कुछ वेव्स क्या हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ से गई उससे ग्लास से या उस लाइट से क्या हुई, टकरा के वापस आ गई। अब ये जो है यही क्या है, हमारी इवेसेंट वेव्स हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे जो 100 नैनोमीटर तक हमारे वेसिकल्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे उनको हम क्या कर पाएंगे, उनकी इमेजिंग कर पाएंगे। ठीक है, और जो ये वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आउटसाइड द एवेनेसेंट फील्ड, लेकिन ये जो वेसिकल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आउटसाइड ऑफ द एवेनेसेंट फील्ड है, तो हम इनकी इमेजिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी।
ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस है हमारे, हमने अपनी लाइट माइक्रोस्कोपी को कंप्लीट कर लिया है। तो लाइट माइक्रोस्कोपी, बहुत सारी हमने माइक्रोस्कोपीज पढ़ी आपके, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी, और आपका अभी हमने पढ़ा कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, मल्टीफोटोन माइक्रोस्कोपी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमने देख लिया माइक्रोस्कोपी में हम क्या क्या कर रहे थे। माइक्रोस्कोपी में हम ऐसी चीजें जो हम नहीं अपनी नेकेड आई से देख रहे थे उनको देख रहे थे। और लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग जनरली ग्लास लेंसेज का यूज कर रहे थे। एक हमारा था सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें हम सिर्फ एक मैग्नीफाइड ग्लास की तरह उसको यूज कर रहे थे। वहीं हमारे थे कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो स्कोप जो एक से ज्यादा लेंसेज को यूज कर रहे थे। ठीक है, उनमें हमारा कौन कौन से थे, आपके कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस हमने देखी थी सैंपल के पास लगे हुए होते हैं, और हमारा आईपीस लेंस जिसके थ्रू हम देखते हैं। और जो हमारे कंडेंसर लेंस होते हैं वही क्या करते हैं, हमारी जो लाइट आ रही होती है उसको फोकस करने का काम करते हैं। ठीक है, हमारे 3 फैक्टर्स थे, मैग्निफिकेशन कितना इनलार्ज दिखा रहा है इमेज को, रिजोल्यूशन कितना अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है, इमेजेस को, प्लस आपका एक था कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कैसा है, कॉन्ट्रास्ट के बेस पे हमारा था बहुत सारे टाइप्स की माइक्रोस्कोपी थी। एक फेस कॉन्ट्रास्ट भी माइक्रोस्कोपी थी जिसमें हम उसके थिक और थिन रीजन के बेस पे हम इमेजिंग कर रहे थे। जो थिक रीजन होगी वहां से लाइट स्लो पास हो रही थी और थिन रीजन से लाइट ज्यादा जल्दी पास हो रही थी। तो ये क्या हो रहा था, फेज में डिफरेंस आ रहा था और इसी के थ्रू हम अपनी इमेजिंग कर रहे थे। ओके, और आपका था फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, उसका एडवांस वर्जन कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, फिर उसका भी एडवांस वर्जन मल्टीफोटोन माइक्रोस्कोपी को हमने देखा। तो अभी अब हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, Which part of the microscope is responsible for focusing light onto the specimen? माइक्रोस्कोप का जो अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, नॉर्मल माइक्रोस्कोप की बात करें तो कौन सा पार्ट माइक्रोस्कोप का रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट को फोकस करने के लिए स्पेसिमेन में? कौन सा पार्ट माइक्रोस्कोप का रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, लाइट को फोकस करने के लिए? तो आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर लेंस, आईपीस या डायाफ्राम। तो बताइए क्या होगा, अभी जस्ट बताया है, क्या होगा इसका आंसर? तो देख लीजिए क्या हुआ। देखिए अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस में जो हमारे सैंपल के पास ये लेंस लगे होते हैं। ठीक है, ये लेंस कहाँ होते हैं, हमारे सैंपल के पास होते हैं। बहुत तरीके के होते हैं, 40x, 10x, 100x, है ना। जिस पे भी हमें इमेज चाहिए होती है हम उसको रोटेट करके वो वहां पे लगा लेते हैं। कंडेंसर लेंस, हाँ, तो कंडेंसर लेंस का ही मेन काम होता है क्या करने का, लाइट को फोकस करने का स्पेसिमेन पे, है ना। और है हमारा आईपीस लेंस। तो आईपीस जो लेंस होता है वो हमारे जिसके थ्रू हम इन लेंसेज के थ्रू क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट में, माइक्रोस्कोप में अपने सैंपल को आईपीस लेंस के थ्रू क्या करते हैं, देखते हैं ना। और है हमारा डायाफ्राम। तो ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये पार्ट होता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसर लेंस। तो हम किसका यूज करें, कंडेंसर लेंस का फॉर द माइक्रोस्कोपी। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले आपको बता दूं, हमारे टीएलएस ऑनलाइन में गेट लाइफ साइंस का एक बैच चल रहा है जो कि आपको अभी 50% ऑफ में 4000 में
मिल जाएगा विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, गेट के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अभी भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं तो इस बैच को लेके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके ये रियल प्राइस 7,999 है, बट अभी आपको ऑफर में ये 4,000 में प्रोवाइड करवाया जा रहा है और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ रहेगी। अगर अभी अवेल करेंगे तो 6 मंथ बाद ही ये इसकी वैलिडिटी खत्म होगी। ओके, इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बॉटनी। ठीक, आपका इसमें इतने मिनिमल अमाउंट में आपको ऑडियो विजुअल लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो बच्चे कॉलेज से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसमें रहेंगे। ओके, प्लस आपके टेस्ट रहेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सके, देख सकें कैसी प्रिपरेशन है। उसके लिए आपके पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और PYQs के वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9919149001 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी साइट पे जाके www.triambak.org पे जाके भी इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम यूजफुल मैग्निफिकेशन ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ, क्या बोल रहे हैं, द मैक्सिमम यूजफुल मैग्निफिकेशन ऑफ ए लाइट। कोई हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपका जो मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमम है, बट फिर भी वो क्या है, लिमिटेड है। मतलब वो माइक्रोस्कोप उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, इवन इट इज हैविंग मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो क्या ऐसा फैक्टर हो सकता है जो उस माइक्रोस्कोप को अफेक्ट कर रहा हो। तो आपके ऑप्शंस हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, रिजॉल्विंग पावर और डिफ्रैक्शन लिमिट्स, ऑक्यूलर लेंस ओनली, द स्ट्रेंथ ऑफ लाइट सोर्सेस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एनीवन? तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या था, साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो नहीं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस क्या, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज भी चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, उससे मैग्निफिकेशन ही हम चेंज करेंगे। हमारे बहुत तरीके के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, 4x 10x, ये क्या है, कितना मैग्निफाइड इमेज को दिखा रहा है ना। तो नहीं, द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज नॉट द करेक्ट आंसर। द रिजॉल्विंग पावर, यस, ठीक। अगर कोई भी माइक्रोस्कोप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन शो कर रहा है बट फिर भी वो क्लियर इमेज नहीं दे रहा है तो उसका लिमिटेड फैक्टर क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर। वो 2 पॉइंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, या उसकी डिफ्रैक्शन लिमिट, ठीक। रिजॉल्विंग पावर को उसका डिफ्रैक्शन लिमिट भी बोलते हैं। वही ऑक्यूलर लेंस ओनली, तो नहीं, ऑक्यूलर लेंस से कोई लेना देना। द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स की स्ट्रेंथ कैसी है, ये विजुअलाइजेशन पे अफेक्ट तो करेगी, बट अगर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होने के बाद भी अगर कोई चीज लिमिटेड है तो वो हमारी क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर होगी, ठीक है। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्यूलर लेंस समझिए क्या है हमारा, आईपीस लेंस। तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे भी किसमें इफेक्ट पड़ेगा, मैग्निफिकेशन पे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टेक्निक इज यूज्ड टू विजुअलाइज लिविंग अनस्टेन्ड ट्रांसपेरेंट सेल बाय कन्वर्टिंग फेज शिफ्ट इनटू ब्राइटनेस डिफरेंसेस। तो ये आपका टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी बेस्ड क्या बोला गया, विच टेक्निक इज यूज्ड टू विजुअलाइज लिविंग, इनमें से कौन सी टेक्निक से हम लिविंग सेल्स और अनस्टेन्ड सेल को देख सकते हैं बाय कन्वर्टिंग फेज शिफ्ट, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट
ठीक, इसको अंडरलाइन, जो इंपॉर्टेंट चीज लगती है उसको क्या अंडरलाइन। क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लिखा होता है नॉट, तो आप उस नॉट को क्या कर लीजिए अंडरलाइन, ताकि जब आप क्वेश्चन मतलब नोट को आप क्या कर लीजिए उसको अपने दिमाग में मार्क करके रखिए, ताकि जब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये चीज गलत ना हो, ठीक है। तो वैसे जैसे यहाँ पे क्या है फेज शिफ्ट इंपॉर्टेंट, तो फेज शिफ्ट इनटू ब्राइटनेस डिफरेंसेस, तो इसमें पूछा गया है कि हम कौन सी टेक्निक से लिविंग और अनस्टेन्ड सेल्स को देख सकते हैं कि कैसे उसकी फेज शिफ्ट में डिफरेंस करके। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेज कॉन्ट्रास्ट और फ्लोरोसेंस, तो बताएं। तो देख लीजिए क्या है इसमें, आप अगर इससे भी पता लगा फेज शिफ्ट नाम लिखा है फेज, तो उससे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है फेज कॉन्ट्रास्ट। अगर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें तो फेज कॉन्ट्रास्ट, बट इसको समझ भी लेते हैं क्या है उसमें, लिविंग और अनस्टेन्ड हमें लेना है। तो ब्राइट फील्ड में हम क्या करते हैं, स्टेन्ड सेल्स को यूज करते हैं, सॉरी ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड में हम लोग स्टेन्ड सेल्स को यूज करते हैं ना। और हमारा ब्राइट फील्ड में क्या होता है, ब्राइट फील्ड में जो भी मतलब जो उसका बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, पूरा ब्राइट होता है, जो सैंपल वहां पे प्रेजेंट होता है, तो जो लाइट स्कैटर हो जाती है वो हमें दिखाई देती है, तो वही क्या फॉर्मेशन करती है, उसका सैंपल का इमेज फॉर्मेशन करती है। ये होता है हमारा ब्राइट फील्ड में। डार्क फील्ड में हम क्या करते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा डार्क होता है और जो स्टेन हमने किया होता है वो स्टेनिंग सेल हमें यहाँ पे दिखता है ना। अब क्या है आपका फेस कॉन्ट्रास्ट, तो देखिए फेस कॉन्ट्रास्ट में ही हम क्या करते हैं, फेस को कैसे करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं फेज शिफ्ट में। कैसे, हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, और उस सेल में ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो जो लाइट पास होगी हमारी वो कैसे डेंस, जो थिक होंगे उनसे स्लो पास होगी, है ना, जो थिक होंगे उनसे स्लो पास होगी, और जो जहाँ पे साइटोसोल होगा उनसे जल्दी पास हो जाएगी, है ना। तो इस ये हमारा क्या क्रिएट करेगा, फेज शिफ्ट क्रिएट करेगा। इसके थ्रू हम क्या देखेंगे, अपनी इमेज को विजुलाइज करेंगे। ओके, इसके थ्रू हम अपनी इमेज को विजुलाइज करेंगे। फ्लोरोसेंस में हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस में कोई भी हमें मॉलिक्यूल या सैंपल को फ्लोरोसेंसली लेबल्ड करके तब उसको देखते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो आपका लाइट माइक्रोस्कोपी प्लस कन्फोकल माइक्रोस्कोपी यहाँ तक एंड हो गया। अब हम थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन, वहां हम लाइट यूज कर रहे थे क्योंकि वो लाइट माइक्रोस्कोपी था। अब यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन यूज्ड फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर नॉन लिविंग स्पेसिमेन। अब जो नॉन लिविंग स्पेसिमेन होते हैं यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर चाहिए और हाई रेजोल्यूशन चाहिए, तो हम उसके लिए किसकी इमेजिंग यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, देखिए इसमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन का, जो कि किसका सोर्स होता है, लाइट सोर्स इक्विवेलेंट। अच्छा, जैसे हम अपने लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट के इल्यूमिनेशन सोर्स को प्रोवाइड कर रहे थे, वैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स अंडर हाई वोल्टेज, जैसे हमारा टंगस्टन फिलामेंट्स है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है बहुत हाई वोल्टेज पे।
अप्रोक्स 40 to 100 किलो वोल्ट पे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं। तो हम टंगस्टन फिलामेंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फोकस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। हाँ, तो एक मेजर डिफरेंस एक और है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और लाइट माइक्रोस्कोपी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। इसमें हम लेंसेज कैसे यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें हमारे ग्लास लेंस थे। उसमें लाइट माइक्रोस्कोपी में हम लाइट सोर्स यूज कर रहे थे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड ऑन फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन फिल्म और डिजिटल सेंसर। अब इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है, या तो फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन होगी, ठीक है, कोई एक्सरे टाइप की जो फिल्म होती है ना, उस पे भी हो सकता है, या कोई डिजिटल सेंसर्स होंगे, उन पे हमारी ये इमेज क्रिएट होंगी, ठीक है। तो देखिए ये इसका प्रिंसिपल नहीं, एक्चुअली ये इसके क्या है, apparatus है। इसका प्रिंसिपल अभी हम बताएंगे किस पे बेस्ड है। देखिए क्यों इलेक्ट्रॉन का यूज किया, हाँ ये है हमारा मेन प्रिंसिपल, ठीक, ये है हमारा मेन इसका प्रिंसिपल। अब ये क्या चीज है, तो चलिए समझते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, रिजोल्यूशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, अबीज इक्वेशन, है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा क्या था, D इक्वल्स टू 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन ईटा साइन अल्फा, है ना। ये था हमारा बेस इक्वेशन, ठीक। तो जो लैम्डा थी वो हमारे रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। जो हमारी वेवलेंथ थी वो क्या थी, रिजोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा अच्छी रिजोल्यूशन। जितनी कम वेवलेंथ के हम लाइट का यूज करेंगे और जितनी कम वेवलेंथ का सोर्स यूज करेंगे उतना अच्छा हमें रिजोल्यूशन मिलेगा, है ना। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज क्यों कर रहे हैं, तो देखिए क्या आता है, डी ब्रॉगली की एक इक्वेशन है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2 me v, ठीक। अब इसमें क्या है, लैम्डा आपका वेवलेंथ, ये है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ठीक। ये हमारी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि अप्रोक्स कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, है ना। और है हमारा b वोल्टेज अप्लाइड, ठीक। तो अब ये और ये हमारी बेस इक्वेशन कैसे रिलेटेड हम ये देखते हैं, ओके। ठीक, तो अब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जो लैम्डा है ना वेवलेंथ, इसकी कितनी मास, जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक। और वो किस पे भी डिपेंड करती है, उसकी वेवलेंथ वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है, ये चीज याद रखना। देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें तो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जो ये E है वो हमारा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्या है, हमारा जो वोल्टेज है वो क्या है, वो वेरिएबल है ना। जो वोल्टेज है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक। तो ये वोल्टेज पे भी इसकी वेवलेंथ डिपेंड करेगी, किसकी, वोल्टेज पे भी जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगी। तो स्टिल हमारे पास -31 -19 ऐसी वैल्यूज हैं, तो इसकी वेवलेंथ क्या आएगी, बहुत कम आएगी, इवन इन पिकोमीटर्स, ठीक है। कब कहाँ तक भी आ सकती है, पिकोमीटर्स पे। बट ये हमारे वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगी कि हम वोल्टेज कैसी प्रोवाइड करें। तो ये क्या होता है हमारा मेन प्रिंसिपल, क्यों हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहे हैं एज ए सोर्स अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और क्यों वो हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करा है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल होती है। तो वेवलेंथ जितनी कम होगी उतना हमारा रेजोल्यूशन क्या होगा, अच्छा होगा, है ना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक।
तो ये इसमें हमने क्या समझा कि हमारे जो अबीज इक्वेशन थी उसके थ्रू हमें पता था कि जितना लैम्डा कम उतना रिजोल्यूशन अच्छा, है ना। तो जो हमारा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होती है वो हमारे इनकी जो वैल्यूज होती है जैसे इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। आपका इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। तो अब इन वैल्यूज जो ये वैल्यूज है वो इतनी छोटी हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ वैल्यूएबल क्या होगा हमारा वोल्टेज। तो हमारा जैसा वोल्टेज रहेगा वैसा वेवलेंथ हमारी मिलेगी, पर कैसा भी वोल्टेज रहेगा पर फिर भी हमारी वेवलेंथ कैसी होगी, बहुत स्मॉल होगी, क्योंकि और जो वैल्यूज हैं वो भी हमें इसमें प्रेजेंट है स्मॉल, ठीक। तो क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम तो हमारा रेजोल्यूशन अच्छा। यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज करने के पीछे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है। अब हम देखते हैं स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट। अब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। हमने क्या पढ़ा है, बेसिक। हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रोवाइड मोर रेजोल्यूशन देन लाइट माइक्रोस्कोपी बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लोअर देन एनी लाइट, सो वी गेट मोर रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस। तो हमें इमेजेस की बहुत अच्छी रेजोल्यूशन मिलती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करके, ओके। मस्ट बी अल्ट्रा थिन 50 to 100 नैनोमीटर फॉर 10। तो देखो कैसा स्पेसिमेन होना चाहिए हमारा, मस्ट बी अल्ट्रा थिन। हमारा स्पेसिमेन थोड़ा सा थिन रहेगा तो हम उसकी प्रॉपर इमेज को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर टैम हमारा क्या है, एक टाइप है, ये कि हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जनरली हमारे ये किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, थिन। सबके अपने कंसिक्वेंसेस है, सबके अपनी एडवांटेज है, सबके अपने एडवांटेजेस, सबके अपनी लिमिटेशंस है ना। तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, थिन सैंपल्स का यूज करना पड़ेगा। लिमिटेड पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स की पावर पेनिट्रेशन की है वो भी क्या है, कम है ना। वही लाइट माइक्रोस्कोपी में कुछ जैसे कन्फोकल माइक्रोस्कोपी या मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोपी में हम क्या कर रहे थे, बहुत पेनिट्रेशन कर रहे थे। तो अगर हमें थिक सैंपल लेना है तो उसके थ्रू जाएंगे। थिन सैंपल की बहुत अच्छी इमेज चाहिए, हाई रेजोल्यूशन, तो इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। हायर वोल्टेज अलाउड थिकर सैंपल्स, हाँ अगर हमें वोल्टेज हायर वोल्टेज हमने यूज किया तो हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, थिकर सैंपल्स का इमेजिंग कर सकते हैं। वोल्टेज अप्रॉक्स 10 लाख और 4 लाख वोल्ट, ठीक है। 10 लाख वोल्टेज मीन्स समझ रहे हैं 1/10,000, 10 लाख वोल्टेज अप्रॉक्स और 4 लाख वोल्टेज, तो इट इज वेरी मच हायर, है ना। तो ये इतना प्रोवाइड करना बहुत जल्दी इजी भी नहीं होता है। तो ये जनरली हम लोग थिन ही उसके सैंपल्स के लिए यूज करते हैं। यूज्ड फॉर स्टीरियो इमेजिंग 8 to 10 डिग्री टिल्ट। इनको हम स्टीरियो इमेजिंग भी इसकी कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई एंगल मॉलिक्यूल्स के पता करने हैं कि वो कैसे अरेंज हैं तो उनके थ्रू, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू पता कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, उसमें रिक्वायरमेंट्स हम लोगों के क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन गन की जरूरत पड़ेगी, है ना। प्लस आपका उसके लिए हमें सैंपल भी कैसा चाहिए, थिन चाहिए, ओके। इलेक्ट्रॉन गन में आपको टंगस्टन फिलामेंट्स का यूज कर सकते हैं, लेंसेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज करेंगे और डिटेक्टर्स का यूज करेंगे इमेजिंग के लिए, ठीक। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपके एक होता है हमारा टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक होता है हमारा स्कैन
सेम जिसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका, टेम और सेम। तो टेम इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेम इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन पास थ्रू होता है स्पेसिमेन, इसमें इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के थ्रू पास होता है। रिवेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर, टेम इज यूज्ड फॉर रिवेलिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने हैं। सेम डिटेक्ट रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या डिटेक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। और ये सरफेस की टोपोग्राफी मीन्स अगर हमें सरफेस का कोई चीज की इमेजिंग करनी है या सरफेस की आउटलाइन चाहिए तो हम सेम का यूज करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिए टेम का यूज करेंगे। और टेम और सेम कैसे वर्क करते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। बट अभी ये जो पार्ट है हमारा टेम और सेम, ये इंपॉर्टेंट, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ना, कल वाले लेक्चर में। अभी हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी बस ये बेसिक सा बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता क्या है, कि इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है इसमें इमेजिंग के लिए। एज अ लाइट सोर्स हम इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं ना। और प्लस आपका क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं। इसमें हमें वोल्टेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वोल्टेज क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसका क्या रीजन है, ये चीज आपको समझ में आ गई। जो डी ब्रॉगली की हमारी इक्वेशंस थी ना, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2 MeV, तो उसके थ्रू हमने ये पता लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन की वो होती है वेवलेंथ वो बहुत स्मॉल होती है, तो इससे हमें हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, What is the main advantage of an electron microscope over light microscope? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या एडवांटेज है? चीपर कॉस्ट, सस्ता होता है, पोर्टेबिलिटी, हायर रिजोल्यूशन, यूजेस नेचुरल लाइट। जो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नेचुरल लाइट यूज करता है या फिर चीपर कॉस्ट का होता है, पोर्टेबिलिटी ज्यादा होती है या हायर रिजोल्यूशन होता है, क्या उसका मेन एडवांटेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लाइट माइक्रोस्कोप पे? तो anybody know the answer? तो देख लीजिए क्या है, सबको ही पता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, हायर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। किसके से? लाइट माइक्रोस्कोप से। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है और ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है, ये कांस्टेंट नहीं होती है। जैसी वोल्टेज होगी वैसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी, है ना। तो क्या हुआ कि ये हायर रिजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, विच कंपोनेंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इनमें से कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? कंडेंसर, इलेक्ट्रॉन गन, ऑब्जेक्टिव लेंस या वैक्यूम पंप? बताइए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन कौन प्रोड्यूस करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। एज वी ऑल नो इलेक्ट्रॉन गन है ना, इलेक्ट्रॉन गन से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूस करते हैं। कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव लेंस, वैक्यूम पंप, इन सब का कोई मतलब नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस टाइप के लेंस यूज होते हैं? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ग्लास लेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस? बताइए। गिव द आंसर फास्ट। कि हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस टाइप की लेंस यूज करते हैं? तो हम बता देते हैं। देखिए, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये हमारा क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉनकेव लेंस, ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस। ग्लास लेंस हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं।
है ना। तो अब हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज करते हैं। ओके ठीक, तो आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा आपकी क्या नाम कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, उसका भी एडवांस वर्जन है एक, मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोपी। क्या डिफरेंस है, मल्टीपल फोटोन में हम लोग हाई एनर्जी लेजर पल्स लेजर का यूज करते हैं, प्लस हमें मल्टीपल फोटोन में पिन होल्स की जरूरत नहीं होती है, वहां पे डायरेक्ट ही उस पॉइंट पे जहाँ की इमेज चाहिए सैंपल पे वहां पे ऑप्टिकल सेक्शनिंग हो जाती है। ठीक है, और प्लस आपका फिर हमने क्या देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हम एफिशिएंट वेव्स का यूज करे थे, ऐसी वेव्स जो नॉन प्रोपोगेट होती है, प्रोपोगेट आगे नहीं करती है, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो वो हमारे कौन से दो मीडियम के बीच में थी, कवर स्लिप और सैंपल के बीच में, है ना। अब पर हम उसको हम कुछ हद तक जैसे सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए या प्रोटीन की या सरफेस पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उनको इमेजिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा डीकन्वोल्यूशन। डीकन्वोल्यूशन क्या होता है, इफ और बट कभी कोई एरर आता है तो डीकन्वोल्यूशन के थ्रू हम जब डिजिटल इमेजिंग करते हैं तो जो आउट ऑफ फोकस इंफॉर्मेशन होती है उसको रिमूव करके एक 3D स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पहले ये प्रोसेस बहुत स्लो थी, बट अब इसमें अब ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम लोग इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है, जिससे हमें लाइट माइक्रोस्कोप से हायर रिजोल्यूशन मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, है ना। और क्या होता है कि हमारे वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है कि जो हमारी इमेजिंग होगी वो कैसे होगी। अगर हमें थिकर सैंपल्स यूज करने हैं तो हमें अप्रॉक्स 10 लाख टू 4 मतलब 4 लाख टू 10 लाख वोल्टेज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जनरली ये थिन सैंपल्स के लिए यूज होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर कम होती है। ओके, अब उसके टाइप्स है हमारा टैम और स्लैम, जिनको हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो हम बता दें हमारे TLS ऑनलाइन में एक गेट इकोलॉजी और इवोल्यूशन का बैच चल रहा है, जो कि आपको अभी 50% ऑफ पे प्रोवाइड करवाएगा। सारी कोर्सेज पे